खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आज हैं आरफ मीर भट्टी साहब और मलिक साहब। आज अपने किसी करीबी अजीज़ की वफ़ात के बायस शहर से बाहर हैं। अल्लाह ताला उनके अजीज़ को जवाल रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें आपके साथ डिस्कस करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान फिर एक बार मुतहरक हो गए हैं लंदन से वापसी पे। वो क्या मामलात हैं, उनको क्या कोई कहा गया है कुछ करने को, वो कुछ ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ते क्यों कर रहे हैं और क्या हलचल और तब्दीली है, या फिर ये स्टाम एंड टी कप है, मामला क्या है इसके साथ साथ मुल्क में एक बार फिर सदारती निज़ाम की बहस कौन शुरू कर रहा है, क्यों शुरू कर रहा है, हम कहाँ जाएँ। सदारती निज़ाम में भी हमें कहीं चैन नहीं मिलता और पार्लिमानी निज़ाम में भी हमारा कोई आगा पीछा नहीं है, और फिर मार्शल लॉ में तो जो हमारे साथ होता है, ये क्या मामला है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि माहाना अरबों रुपए हम सूद की मद में अदायगियाँ करते हैं। बिजली के जो हमारे सौदे हो चुके हैं, जिस पे गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, चाइना से राब्ते भी हो रहे हैं इस हवाले से, जो नए मुआहदे हुए हैं, मगर फिर भी बिजली क्यों आंख में चोली खेल रही है। एक और इंतहाई आम खबर जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक इंतहाई बड़े महंगे निजी स्कूल में बच्चियों हरासमेंट का जब वाक़या हुआ तो जो वज़ीर मौसूफ़ हैं, जो वो कहते हैं कि ऐसे 50 वाक़यात मेरे इल्म में हैं। हुजूर, अगर ऐसे 50 वाक़यात आपके इल्म में हैं तो असल में कितने वाक़यात होंगे, और अगर आपके इल्म में हैं तो वो सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए है या कोई एक्शन भी लिया गया है या नहीं लिया गया, हम इस पर बात करेंगे। और फिर चीन की जो धुलाई रहा है भारत की उसके बाद माशाल्लाह ट्विटर पे और क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे जवाबी कार्रवाई की है उन्होंने, मगर हमें क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम बिल्डअप कर रहे हैं और अपनी फ़ौजों की तादाद में सरहदों पर इजाफा कर रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं क्या उनका मसला है भट्टी साहब। मगर पहले तो आ जाते हैं बोला, इससे पहले मैं एक बात कर लूँ, आज एहसन इकबाल साहब की बड़ी मेरे से बात हुई, तो मेरा सबका राइट है अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म, मैंने उन्हें कहा आप तशरीफ़ भी ले आएँ। भट्टी साहब, उनका ये कहना था कि कल जो हमने उनकी ट्वीट पे बहस की है, उनका इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं था, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आलमी फंडिंग हुई है इमरान खान साहब की, उनको एक उनके मुताबिक एक साजिश के तहत लाया गया है। वो ये कह रहे थे कि, और हमने जो बात की कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात मैं कर दूं पूरी बात, कि उनको सज़ा मिली है वो सी पैक की वजह से मिली है उनकी हुकूमत को। ये उनका मौक़िफ़ है, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। मैंने कहा भी था वो आ जाए, मगर उन्होंने कहा आप हमारा मौक़िफ़ दे दें, तो मैंने उनका मौक़िफ़ दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम है और हर शख्स हमारे लिए काबिल एहतराम है, हाँ किसी जमात में भी है। मैंने भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की थी एहसन साहब को कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए, आपको मुकम्मल बोलने का अपना देगा। एहसन इकबाल साहब, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, 5 बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ले ले, उन पे एतबार नहीं है। 5 बड़े रिटायर्ड जज साहबान ले ले, उन पे एतबार नहीं है। 5 बड़े पॉलिटिशियन ले ले, उन पे एतबार नहीं है। 5 बड़े आलम दीन ले ले। मैं आपका ट्वीट सुनाता हूं लोगों को और फैसला उनसे करा लेते हैं कि आपने किन के बारे में इशारा किया था। अगर मुझसे गलती हुई तो मैं माजरत करूंगा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अखलाकी जरूरत दी है। अच्छा काई साहब, जिस पे कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, नाज़रीन आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये ट्वीट देख रहे हैं, मैं पढ़ने दे थोड़ा सा। इमरान खान को लाने वाले खत्मी मिशन पर कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इस कदर खोखला कर दिया जाए कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह शरायत आयद की जा सके कि पाकिस्तान में 40%। ये जनाब पाकिस्तान में लाने वाले आप इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहते, तो आप जिसको खलाई मखलूक कहते थे वो कौन थे? जो नज़र ना आने वाली मरियम साहिबा कहती थी, बयानिया लेकर नवाज शरीफ साहब चले थे, वो कौन थे? अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कभी खलाई मखलूक को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं किया, या खलाई मखलूक के बाहर के लोगों को तो नहीं कह रहे थे वो, ये इनका राइट है। आके एक दफ़ा हमारे साथ आए, कहें कि अगर मेरे लीडर ने कहा गलत कहा, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमारी जान उसके लिए हाज़िर है, उसकी जान हमारी है, तो हम आपका हर हुक्म मानेंगे। लेकिन इस तरह नहीं कि ट्वीट करके पूरी हीट करें कि न्यूक्लियर पावर पीछे है, और बज़ाहिर बादियुल नज़र में आपके दर्जनों लीडर के सैकड़ों बयानात मेरे पास है
जिसमें आपने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि इमरान खान को लाए हैं। लेकिन भट्टी साहब एक बात तो है ना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासों के पीछे नहीं हो सकती। नहीं तो फिर ये इसका मतलब है इलेक्शन में धांधली, ये कहते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने की है, उन्होंने मैनेज की करके लाए हैं उनको, ये उनकी मुझे जो उनकी बात अच्छा, से लगा। इसका मतलब है इलेक्शन कराए अदलिया की सरबराही में, ओलंपिक गई फौज, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी अदलिया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है? मेरे ख्याल में एक वक़्फ़ आ गया उनका। अच्छा ऐसा साहब, आप अगर आप आना चाहें तशरीफ तो। लाएं तो मोस्ट वेलकम, आप काबिल एहतराम है, बहुत बड़ी आपकी वालदा और मैंने का मुकाम कोशिश की था। है कि जो आपकी बात मुझे समझ में आई, मैंने मनोहन कहते हैं वो हमने पेश कर दी। बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इशारे बड़ी बड़ी मुतहरक है इस वक्त अपोजिशन, जैसे इन्हें मिल गया। और वो उन्होंने जो कहा है वो मैं सुना देता हूँ, फिर आप इस पर कमेंट करें। सुनाई थी क्या कहा है उन्होंने। बड़े बड़े लोग जो इन हुक्मरानों की प्रोजेक्शन का हिस्सा थे, सिर्फ वोट नहीं दिया, इनके प्रोजेक्शन में उन्होंने कई साल लगाए, आज वो मुतरफ हैं कि उनको वोट देना और उनकी हिमायत करना ये हमारी जिहालत। जिन इदारों की जिम्मेदारी स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ है, मुश्किल ये है कि उनकी तरबियत इस तरह हुई है कि दिफाई क़ुव्वत से स्टेट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, जबकि मैं कहता हूँ मईशत सी तबाही वो रियासत के लिए ख़तरा बन गया है। यहाँ पर रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी किसके होगी? हुकूमत को सपोर्ट करने वाले भी डामाडोल हैं और उसको अपोज करने वाले भी डामाडोल नजर आ रहे हैं। तो फिर इन सारे ने दोबारा वापस ले आइए। काजी साहब, मुझे आप बड़े नूने काके से लग रहे हैं। प्रोजेक्शन का हिस्सा थे, उनकी जहालत। मौलाना साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलो हमें एहसन साहब, ये भी आलमी एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे होंगे। अच्छा, इसका मतलब है पाकिस्तान में होने वाला हर फैसला, आज जुमेरात है, कल जुमा फिर इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें कि पाकिस्तान में 3 तारीख को जुमा इस्टेब्लिशमेंट कराएगी इंटरनेशनल। ना यार, सब एक चीज याद है। अच्छा, मौलाना साहब को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। अब मुझे थोड़ा सा तो मौका दे, ये जाने नहीं दूंगा इनको। ऐसे नहीं, इनका राइट है 100 दफा आए, हमसे ज्यादा बात करें। 2002 के इलेक्शन शफाफ थे, 8 के इलेक्शन शफाफ थे, 13 के इलेक्शन शफाफ थे, 18 के शफाफ थे, 97 के शफाफ थे। क्या सिर्फ इलेक्शन वो शफाफ है जिसमें नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को हिस्सा मिले? मेरी ये रहनुमाई फरमा दे ताकि मैं अपनी गलती। देखिए ना, 2 बातें हैं भट्टी साहब। एक तो जो उन्होंने बैरूनी हाथ की बात की है ना, बैरूनी हाथ की बड़ी सहूलत होती है। हमें कोई भी मुल्क में वाक़या हो जाए, हम कहें जी बैरूनी हाथ है, ना पर्चा ना केस ना तफ्तीश, बात ख़त्म। इसलिए बैरूनी हाथ यहाँ बड़ा इस्तेमाल। दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल आपसे ये है, पहले आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब जो एक्टिव हो रहे हैं वो किस हवाले से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये आए थे, अगर जब इस्लामाबाद में आए थे तो तब भी क्या कोई था इशारा, और अब आए हैं तो एहसन इकबाल साहब ने मेरी मुश्किलात आसान कर दी। ये जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे, मैं ईमानदारी से कहता हूँ बैरूनी ताकतों के इशारे पे आए थे। बैरूनी ताकतें कौन सी है मुझे नहीं पता, जो एहसन इकबाल साहब जिस तरफ भी इशारा कर रहे हैं उनके कहने पे आए थे, इनसे गारंटी दी गई। इनके परवेज़ लाई एक डमी आदमी था, उनके इख्तियार में कुछ नहीं था। परवेज़ खटक वगैरह को इन्होंने भगा दिया। एक गैबी ताकत ने, इंटरनेशनल पावर्स ने इन पे फ़ोन पे बात की, नाम बदल के वो इनको मिले। और दूसरी बात, मुख्तारिया मामला गड़बड़े इमरान दा। अच्छा, एक नुक्ता मुझसे मिस हो गया, मुझे कहते कि एक एहसन इकबाल साहब ने और बात भी कही थी, ताकि इट शुड बी टोटलिटी हर चीज़ आ जाए, कि सी पैक की सज़ा हमें मिली है, सी पैक की वजह से हमें जो है वो हटाया गया था। ये उनका कहना था। अब बात शायद उनकी मुकम्मल होगी। ब्रेक के बाद आते हैं। बहुत सी बातें हैं। परवेज़ इलाही साहब क्यों नाला हैं, क्या कहानी है, और सदारती निज़ाम की कौन जो चला रहा है, और 18वीं तरमीम पे क्या कोई कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है, ये सारी बातें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, ज़रा सुनते हैं जनाब मौलाना को, उन्होंने कुछ कहा है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जी, क्या कह रहे हैं वो?
अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों, सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक। लेकिन आप देखें जी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, बड़ी पार्टियां तकसीम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया तो उनके मेंबरान गए, आखिर वक्त तक हमें पता नहीं चल रहा था। एक्सटेंशन का मसला आया कानून साजी का तो उनका किरदार आपने देखा। भट्टी साहब, मसला ये है, मुझे ये बताएं, एक कश्मीर कमेटी या इस तरह की बात ख़त्म करें तो ये सारा शोर क्यों हो रहा है? मैं एक गुजारिश करने लगा, लाहौर का वाक़या एक एरिया का, उधर एक खातून कमेटी डालती थी, 8-10 पर्चियाँ होती थी, हर पर्ची पे वो अपना नाम लिख लेती थी, बार बार उसी की निकल आती थी, बार बार हर महीने उस निकल रही थी। अब 10-12 मेंबर थे, उन्होंने कहा कि यार ये 10 दफ़ा इसका नाम निकल आया है, कमेटी इसने एक डाली है, वो हमारा नाम क्यों नहीं निकलता। एक दिन उसने पर्चियाँ फेंकी तो उन्होंने किसी ने खड़े होकर कहा ठहर जाओ शीदा साहब, मैं जो देख रहे वो देखा तो सारे पे लिखा था मौलाना फजलुर रहमान, ओ सॉरी उस खातून का नाम, माफ़ी चाहता हूँ। तो मौलाना साहब ने सारी उम्र इक़्तिदार का ठेका लिया हुआ था। आज उन्होंने जो ये बात की है, मुझे बताएं कि आर्मी चीफ के मामले में भी उन्होंने पार्टियों ने तावन किया, क्या उस ये क्या? देखें, मैंने आपको कहा जो हमारी फौज है ना, आर्मी चीफ ने, इमरान खान ने वोट लिए थे 172 या 73 गालबन, इतनी आर्मी चीफ ने लिए थे 350 वोट, तो उसमें तो इनके भी 2 बंदों ने वोट दिए थे। अगर ये आपने दिए ना, हमने तो नहीं दिए। नहीं, वोट इन्होंने, तो फिर इन्होंने केपीके में जो एक जगह ली है वो जरा पूछ ले, थोड़ी सी स्टोरी पे काम कर ले, किसमें इनमें मरोड़ क्या है। हाँ, इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन इमरान खान ना नून लीग की वजह से जाएंगे ना पीपल्स पार्टी, तो मौलाना तो मैटर ही नहीं करते। जिनकी तरफ एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया था कि आलमी कुव्वतों के बारे में, हाँ उधर थोड़ी सी हिलचल है क्योंकि लंदन में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, अमेरिका में भी या न्यूयॉर्क में कम हो गया, तो इमरान खान के लिए यार ये मामला गड़बड़ हो गया। क्या कर दिया है अब भट्टी साहब, आबादियाँ बढ़ती हैं, मस्जिदें भी बढ़ जाती हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत ही हिंदू रह गए हैं। अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तानी जो हैं वो अपना मंदिर बना लेंगे तो किस हमारा इस्लाम अमन का मजहब है, ठीक। पॉलिटिकल वजह क्या है? ये मुझे लगता है इसके पीछे सियासत है। 2 मिनट ठहर जाए। हमारा पाकिस्तान का आइन अकलियत को सबसे ज़्यादा रोल देता है। ये किस कानून के तहत कहते हैं मंदिर ना बने? किस कानून के तहत? कोई उसकी रीज़न तो होनी चाहिए ना। आप नबी पाक वसल्लम के दौर की इन्होंने बात की, वो मिसाल यहाँ नहीं आ रही। नहीं, वहाँ आ ही नहीं सकती। वो हस्तियों तो खाना काबा में बुत रखे हुए थे, हम तो उन हस्तियों के पाँव यहाँ क्या मस्जिद खुदा न खास्ता शहीद करके बना रहे हैं। उसकी वजह ये है, उस दौर में डीपीओ डीसीओ लगवाने के लिए जंगें नहीं होती थी, इख्तलाफ राय पैदा नहीं होता था। उस दौर में रब का इल्म की रोशनी सीरत नबी ले जाने के लिए होती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि रियासत मदीना में जो डीसीओ और डीपीओ अपनी मर्जी के नहीं लगाए जाते थे? नहीं लगाए जा रहे थे। हाँ, आजकल लग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब नहायत काबिल एहतराम टीवी पर आकर कह दें कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ चेंज कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कह दें, आईजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी में कोई नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान को कुछ माफिया ने घेरा हुआ है। काजी साहब, एक बात में खबर दे दूं, आखिरी क्यों, अल्लाह खैर करे। नहीं, परवेज लाई साहब को भी मुख्तारिया मामला गड़बड़ी उधर उस इशारे पे है। नहीं, लेकिन एक और भी है, एक और खबरें भी आ रही हैं कि कोई मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक पीपीपी और मुस्लिम लीग नून में भी बनाने के लिए सरगर्म है बुजदार साहब, वो भी ऐसे नहीं बैठे हुए। वो मुलाकात हो गई है, मुलाकातें हुई हैं कुछ, मुलाकात हुई है। निशात डाहा साहब है MP, वो कल हमारे ऑफिस भी GNN के तशरीफ लाए थे। अच्छा, उनको जब वो नोटिस दिया ना, क्या नाम है यार, अता ताड़न ने, तो उन्होंने क्या, उन्हें बैग बेचने वाले मैंने नोटिस देंगे, बैग फड़ाने वाले, इनकी क्या हैसियत है, इन्हें सियासी इनका विजन ही नहीं है। तो वो बैग उठाने वाला अता ताड़न साहब को कह रहे थे, अता ताड़न को, उसका उन्होंने बयान दिया है, शॉर्ट पड़ा है उनका, मेरी आज भी उनसे डिटेल हुई है। उन्होंने कहा यार ये किस बेस पे मुझे नोटिस देंगे,
हाँ, जब भी बुरा वक्त पार्टी पे आता है ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। क्या हम कुर्बानियाँ देने के लिए हैं? क्या मैं अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला को मिलता हूँ तो कोई गैर आईनी काम है? किस कानून में लिखा? ये नोटिस सिर्फ धमकियाँ हैं। वो आपको दूसरी बात बता दूं, अब जो इमरान खान को नहीं पता, राजा बिशारत सबसे ज़्यादा इस वक्त नून लीग के करीब है इतलात के मुताबिक। यार ये अंदर खाने सियासत की दौड़ है काजी साहब, पावर की दौड़ है, रेस लगी हुई है। इसमें मैं और आप मैटर नहीं करते। तो भट्टी साहब फिर मैं ये बात कहने में हक बजा रहा हूँ, इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया। मेरा तो पहले ही ख्याल था कि इस निज़ाम में कोई डिलीवर नहीं कर सकता, इमरान खान हो या ना हो। इमरान खान से तकलीफ ये है कि कोई कार्रवाई तो वो कर नहीं सके इनके खिलाफ अमली तौर पर। इतना उन्होंने कर दिया है कि भाई बात सुनो, ये कोई मुअज़्ज़िज़ीन नहीं है, ये ब्लैकिए हैं। ब्लैकिए को सामने ले आया। नहीं, इमरान खान ने ये क्रेडिट उन्होंने ब्लैकिए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी भी गाली बना दी है। सेक्रेटरी बिजली एंड पावर इरफान अली को चेंज हमने कल भी बात की। सुन लेना, 2 DIG एक रियल स्टेट के टाइकोन को पकड़ने गए, वो OSD हो गए। कल परसों कमिश्नर लाहौर बदल दिया गया, उसने रियल स्टेट के घर की तरफ उधर जाने वाली जगह पे कानून के मुताबिक किया। सड़क बनाने चाहिए, इंसाफ करना, ईमानदारी करना अब जुर्म बन गया। मैं ये नहीं कहता उसमें इमरान खान शामिल है, हरगिज़ नहीं कहता, पहले इतना नहीं था। पहले थोड़ी सी दयानतदार लोगों की कदर ब्रेक है, मगर नहीं कारी साहब, सिर्फ 2-10% ईमानदार लोग रह गए। क्या हम उनको भी नहीं बर्दाश्त कर सकते? मेरी नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। मुझे ब्रेक पे जाना है। जाहिर है आज कल भी मैंने इंटरव्यू देखा है जनाब नदीम बाबर साहब का, बड़ा अच्छा इंटरव्यू अपने अरशद शरीफ साहब ने किया है। ये लोग तो खान साहब आपको ले ही बैठेंगे, अल्लाह ताला आपसे बेहतरी करवाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अभी ज्वाइन किया है जनाब अरशद शरीफ साहब ने। कल बड़ा एक मार्कतुल आरा इंटरव्यू उन्होंने बाबर नदीम साहब का किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। इतना अर्ज़ कर दूं, एक सवाल देने से पहले कि हम महाना अरबों रुपए की सूद की अदायगियाँ कर रहे हैं मगर बिजली हमें नहीं मिलती। मगर अरशद शरीफ साहब, वेलकम टू द शो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जब मैं शो आपका देख रहा था तो बहुत सी कंपनियां तो उन्होंने वैसे ही बना के छोड़ दी हैं। वो कहते हैं कि वो नॉन एक्टिव हैं, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिव हैं। कितनी की मलकियत उन्होंने कहा कि है, और ओरिएंट से क्या उनका कुछ लेना देना है जो कि खुद एक पावर जनरेटिंग कंपनी है? काजी सईद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। बिल्कुल, ओरिएंट का आपने एक तो अमाउंट पूछा है। अमाउंट देखें, ये सारे बड़े लोग होते हैं काजी सईद साहब, और जितने भी इनकी मालियत होती है, जितने सिफरे आते हैं ना उनके आगे अमाउंट्स में, वो मैं और आप गिन भी नहीं सकते। हमें नहीं पता लगता कि ये मिलियंस हैं, बिलियंस हैं। ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं इसमें। और एक कंपनी आपने जिसका ओरिएंट का जिक्र किया है, उसमें 26% मौजूद है नदीम बाबर साहब की, और ये 26% शेयर होल्डिंग के साथ ओमान की गवर्नमेंट की है, उनकी पार्टनर है जर्मन भी एक फर्म है। और जब आप इसके फाइनेंशियल देखते हैं, IPP रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें भी फायदे जो हैं बिलियंस के, सबा पावर को और ओरिएंट को बिलियंस के, उनके टोटल प्रॉफिट जो है 9 बिलियन का है। एक्सेस प्रॉफिट तकरीबन 2 बिलियन के आए थे, जिसको कि नदीम बाबर साहब ने कंटेस्ट करके कहा नहीं जी ये तकरीबन 150 मिलियन एक्सेस प्रॉफिट है। तो बिलियंस और मिलियंस की ये गेम है। अच्छा, मैं एक सवाल करके फिर इधर आता हूँ। भट्टी साहब बहुत बेताब हो रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, हमसे ले लें प्रॉफिट, हम कहाँ रोक सकते हैं इनको? इन लोगों के सामने बेबस हैं। अरे भाई, इतने प्रॉफिट लेके बिजली क्यों नहीं देते, ये बताएं, और फिर मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप देखें, अभी अगर आप सिर्फ बिजली की IPP रिपोर्ट जब हमारे सामने आई थी, और उसके बाद 200 अरब के सुकूक बॉन्ड वो भी रेज किए पाकिस्तान ने, और 200 अरब के सुकूक बॉन्ड उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए जिस तरह 480 बिलियन का सर्कुलर डेट इसहाक डार ने बगैर ऑडिट के किया था। इस हवाले से जो हुकूमत वो कह रही है कि ना पोस्ट डिस्बर्समेंट हम ऑडिट इसका करवा लेंगे, जिस तरह इसहाक डार साहब ने कहा था। तो कहानी हमारे सामने बिल्कुल उसी तरह से आ रही है कि उधर 480 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, यहाँ 200 बिलियन। अब बिजली अवेलेबिलिटी इस वक्त है, सारा कुछ है, रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, और आइंदा मजीद उस हवाले से जो प्रपोजल्स हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, अरशद शरीफ साहब, आरिफ हमीद भट्टी अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या है कि हम हर ताकतवर करप्ट माफिया के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और हर वो कागज निकाल लेते हैं जो बड़ी से बड़ी आपके अदारे, इन्वेस्टिगेशन अदारे नहीं ढूंढते। मुशर्रफ दौर पे आप पर पाबंदी लगी, आपको मुल्क से जाना पड़ा, फिर आप जरदारी के हो गए, फिर आप शरीफों को हो गए, आजकल आप इमरान को हो गए। जैसे कल आप उनके इंटरव्यू कर रहे थे मोहतरम नदीम बाबर खरबपति साहब, जिनके सिफर नहीं गिने जाते, अगर इस तरह उनकी तफ्तीश हो तो सारे जराइम सामने आ जाए। मेरी एक सबमिशन ये है, मदीने की रियासत है, आप हर तीसरे दिन इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं। इस्लामाबाद की फिजा क्या कह रही है? सुना है मख्तारिया के अंदर मामला गड़बड़ है कुछ मौजूदा हुकूमत के लिए, आपका क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहती है? अच्छा, हमारा तो भट्टी साहब इस पे कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं। आप लाहौर से बैठ के इस्लामाबाद की चिड़िया जो है, इस्लामाबाद पिंडी में कौन सी चिड़िया उड़ के किधर गई, कौन सी बनी गाला के ऊपर से गई, आप सबके पर गिन रहे होते हैं। आपको अंदर की इस्लामाबाद में बैठे साथियों से ज्यादा इतलात होती है और मौसम आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता है। इस हवाले से आप ही के प्रोग्राम में कोई रिकॉर्डिंग्स का भी जिक्र था, किसने की वो आवाम को बताएं। मैं बड़ा अरशद साहब बात ना टाले, मेरी बात ना टाले, मेरी अर्ज सुन ले। पनामा केस आया, उसमें 7-8 अदारों की एजेंसियां थी, उनसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे। अगर वो इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, मदीने की रियासत, तो इस्लामाबाद में कैसे करप्शन हो रही है? जो आपके डॉक्यूमेंट्स देखें तो हकीकत लगती है और डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल, और वो भी शामिल कर दें इरफान अली साहब को, जो मोस्ट अपराइट ईमानदारी को निकाल दिया गया। कल कमिश्नर लाहौर को एक टाइकून है प्रॉपर्टी के लूट मार के, उनके कहने पे तो ये मदीने की रियासत में क्या हो रहा है? आप समझ रहे हैं इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है आइन, कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है। देखें भट्टी साहब, जो भी हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं कि कार्रवाइयाँ डालें। आपने इरफान अली साहब का जिक्र किया, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट है 22वें ग्रेड के, और उनको OSD बना दिया गया। उनका कसूर क्या था? 2-3 चीज़ों पे उन्होंने अपोज किया, और जो उन्हें कहा जा रहा था कि जनाब ये आप बिलियंस के आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, इसको इग्नोर करके मामला आगे चलने दें कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, उन्होंने उस पर कहा कि नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा। कुछ IPPs और हाइडल पावर के प्रॉफिट्स, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, पेमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, उस हवाले से भी उन्होंने कहा जी कानून और आइन ये कहता है इसके मुताबिक होगा। जब उन्हें बाईपास करने का कहा गया तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसलिए उनका हटाना बहुत जरूरी था। अब कल ECC का एक एजेंडा आना है इस हवाले से, जिसमें के इलेक्ट्रिक है, उसमें देखें पीछे साहब क्या बैठ के फैसला करते हैं। अच्छा अरशद साहब, सिर्फ आखिरी सवाल, एक सवाल आखिरी नहीं करना, सेकंड लास्ट सवाल। ये रोजवेल्ट होटल का भी फैसला हो गया। आज ही खबर आई है कि जनाब ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाएंगे, ये वैसे नहीं चल सकता था। ये क्या का मामला है? बहुत बड़ा एसेट है, $1 बिलियन का। देखिए, काजी सईद साहब के साथ ताहिर मलिक और भट्टी साहब बैठे हैं, और आप सबको ये कहानी पता है कि रूजवेल्ट में जो जॉइंट वेंचर की बात थी ये आज के फैसले से पहले आ रही थी, और JV करने के पीछे 2 ऐसी अशखास हैं, एक शायद कोई सफीर शफीर है, एक कोई SAPM है, उन हवाले से बातचीत आ रही थी। और ये ZB तो नहीं है? ZB ने सुना ट्रंप के दामाद के साथ भी किसी की गपशप है, उसका भी नाम आ रहा है। इस किस्म की कोई बातें आपने सुनी है? अच्छा चला ये बता दें, आपका टाइम कीमती है मैं जानता हूँ, आप 2020 में कोई सियासी हलचल देख रहे हैं अरशद शरीफ साहब? आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर आप इसी तरह की कॉल रिकॉर्डिंग्स का जिक्र करते रहे और नेर, तो हलचल तो उससे यकीनन पैदा होती रहती है। जी अच्छा, तो ये बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, आपने हमें कीमती वक्त दिया और मालूमात भी हमें फराम की। थैंक यू वेरी मच जनाब अरशद शरीफ साहब। भट्टी साहब, आप देख रहे हैं कि क्या मामला हैं। इरफान अली साहब का मामला उन्होंने क्या बताया, आप देख रहे हैं कि उन्होंने बिलियंस की पेमेंट करने से इनकार किया कि मैं इलीगली नहीं करूंगा, ना IPPs को और ना ही के इलेक्ट्रिक को, जिसकी वजह से ये ब्रेक पे जा रहा हूं। लाहौर को भी अरबों रुपया किसी को नजायज फायदा ना बचाने की वजह से रातों रात खान साहब, शायद आपको पता नहीं था आपके नीचे कौन सी दुकान लगी हुई है। अब अगर पता चल गया है तो खैर चले, देर आए दुरुस्त आए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक हम शॉर्ट सुनवाते हैं आपको। जनाब जो ख्वाजा साहब का कहना है कि वो 30 साल से उनके पास अकामा है। भट्टी साहब, अकामा कहते हैं 1990 से मेरे पास है, बीच में चंद साल छोड़ने के बाद।
तो इसकी क्या जरूरत थी इनको? देखिए नवाज शरीफ वहाँ साहब मुलाजमत कहते करते थे। मेरे पास पैसे हैं अरबों खरबों रुपए, आप पूछने वाले कौन होते हो? आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अरशद शरीफ हमारा भाई चले गया है। अरशद शरीफ की खूबी है ना, हर वो ताकतवर के खिलाफ डॉक्यूमेंट लेके जेन्युइन खबर ढूंढ के देता और स्पेयर किसी को नहीं करता, वरना हमारे जैसे साफी डर डूर के ना अपनी उपाय मारते हैं। अच्छा काई साहब ये बताएं, 30 साल से काम है इनके पास, कामा है और वो डठाई से कह रहे हैं डिक्लेयर्ड है, नहीं डिक्लेयर्ड है। हाँ। नहीं तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को बेटे को कामे की तनख्वाह ना देने पे निकाला गया ना नवाज शरीफ साहब को, यही फैसला कहते गलत है, मुझे गलती तो नहीं लग रही। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वो कैसे क्या किया फिर उसमें क्या राय देखिए होगी? मैं मुझे ये नहीं पता, मारूफ मैशदान और वाइट कॉलर क्राइम के माहिर जिस पे उनकी पीएचडी डबल पीएचडी डॉक्टर इकरामुल हक का ये कहना है कि अकामा बुनियादी तौर पर वो लोग, एक अकामा तो मैं हूं, मैंने मजदूरी की वहां जाके, मैं वहां मौजूद था। जो लोग वहां मौजूद नहीं है और अकामा रखा हुआ है उसके बारे में वो कहते हैं जनाब इसमें एक शुबा हो सकता है, वो ये कि आपकी अगर बाहर अकाउंट्स हैं कहीं, तो अगर वहां पूछा जाए कि जनाब क्या सईद काजी के अकाउंट पे हैं स्विट्जरलैंड में, तो वहां मेरा एड्रेस अकामे की वजह से पाकिस्तान का नहीं होगा, दुबई का होगा। वो कहेंगे दुबई से सुना दो कोई बंदा। डॉक्टर अकरम साहब 1 अरब% ठीक का है। ये कामा लेने का मकसद वहाँ ये पेटियाँ उठा के दूसरी फैक्ट्री में नहीं फेंकते थे, ट्रक से सामान लोड करके कैश एंड कैरी पे नहीं करते थे। वो एक किस्म की आपके पास नेशनैलिटी है, आपको वो हुकूमत को पाबंद नहीं है आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने की, आप चाहे अरबों रुपया उधर से भेज दें। अच्छा नहीं, फिर इतने बड़े आप इतने बड़े आप पौधे पे बैठे हैं, वजीर खारजा हैं आप, वजीर क्या डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात की है, वो सुनवाएं हमें। प्राइम मिनिस्टर को मालूम होगा कि -1 की बात जो है वो कहाँ से हो रही है। कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर कौमी कंसेंसस के लिए हम मनी ट्रेल का जिक्र छोड़ देते हैं, हम पनामा और ऑफशोर पैसों का जिक्र छोड़ दें, बाहर की प्रॉपर्टी पे अगर कंसेंसस राणा हो जाए, साहब काबिल तो एहतराम है, कंसेंसस हो रहा है। हाँ जी, क्या खुदा ना खास्ता इस मुल्क में सब बुराई की जड़ इमरान है, वो तो बेचारे अब आए हैं, 2 साल हो गए हैं, जो 40 सालों से बारी ले रहे हैं, अरबों रुपया खा गए यार हैं। बात तो सुने ना। आप उनमें कंसेंसस भट्टी साहब कंसेंसस करें के लिए आप थोड़ा सा सोच देखें ना, कंसेंसस कर लेते हैं। आईपीपीज पे रिपोर्ट बंद करें, वीट की जो खरीदारी या बेचने में वारदात हुई आटे पे वो बंद कर दें, कंसेंसस पैदा करें। इसी तरह से आपने जो चीनी में फिर जो मेरे फ्लैट बाहिर है वो भी बंद करें, वो बंद करें। बेफिर फ्लैट का नहीं पूछना, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का नहीं पूछना। फिर मेरे बेटे मैं समझता हूं मुल्क के वसीतर मफाद में -1 कर लें और ये खेत कर नहीं दें। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं ये कब भरेंगे, ये कंसेंसस करना। 4 मिनट है। अगर मतलब है नवाज शरीफ को निकालने पे कहते हैं जी मुल्क दाव पे लग जाएगा, कंसेंसस, हाँ यही कंसेंसस। जरदारी को निकालने पे अच्छा दाव पे भट्टी लग साहब, जाएगा। एक बहुत बड़ा मामला हर घर का मामला है और वो निजी स्कूलों में जो बच्चों की हरासमेंट का वाक़या है, और उसके साथ ही जो क्या नाम है, ये जो मुराद रास वज़ीर तालीम, उनका है जी शॉट हमारे पास, मुराद राज साहब का, वो सुनाए जरा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सामने आया है हरासमेंट का, ऐसे बच्चे हमें हमारे सामने बात हुई है जिस पे आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतनी तकलीफ में थे। वो बच्चियां रो पड़ी। मुझे एक स्कूल से नहीं कंप्लेंट आई, डिफरेंट स्कूलों से अब मुझे कंप्लेंट्स आ रही। जो फीमेल स्कूल्स हैं, जो ऑल गर्ल्स स्कूल हैं, वहां पे मेल टीचर्स को ना रखें। मैं ये बात मान नहीं सकता। एक स्कूल के अंदर ये हो रहा है, उसके प्रिंसिपल को नहीं पता, उनके ओनर्स को नहीं पता, कंप्लेंट्स की बच्चों ने और जाके उन्होंने बताया स्कूल वालों को, और फिर भी उनकी कंप्लेंट्स को उन्होंने बिल्कुल जीरो बना दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं ये नहीं हो रहा, अभी नहीं, बाद में स्कूल का नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सिर्फ बच्चियों के स्कूल में नहीं हो रहा, हमें लड़कों की कंप्लेंट्स आ रही, ये बॉयज स्कूल्स के अंदर भी हो रहा है। मुझे मुराद राज साहब, मुझे तो याद आ गया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब याद आ गए
कि वो कह रहे हैं कि वजीर थे कि मेरी आंखों के नीचे डकैती हो रही है। काजी साहब- आपकी आंखों के नीचे ये नहीं, हो रहा काजी है, साहब देखिए- आपकी आंखों के नीचे ये हो रहा है। देखिए मुराद निजी- रास ने एक हिम्मत की, इस स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की है, एलजीएस की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया अब तक? अच्छा मेरी बात सुने ना, अगर ये वजीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान मुजा वजीर हम नहीं लेते तो रोज़े अशर वाले दिन क्या बताएंगे, जहां मेरी बेटियां बहनें बच्चियां पूरे पाकिस्तान की स्कूलों में जाती हैं, उन्होंने हरास किया नहीं, जाता है। आज वालिदैन क्या सोचेंगे? और कल यार आज आप अपनी बच्ची को किस स्कूल में भेजोगे? मैं मैं तो कह रहा कैसे हूं। भेजूंगा? ये 20 करोड़ अवाम कहां भेजेगी? खुदा का वास्ता इन स्कूलों को सील करें। मैं पहले कहता था एजुकेशन माफिया के पास भेज रहे हैं, कुछ माफिया है, कुछ सारा नहीं। इसी तरह हेल्थ है। काजी साहब ये लोग उन्होंने कहा मेल बच्चों के साथ भी हो रहा है। मुझे बताएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कि उनके खिलाफ स्कूल सील करके उन्हें अरेस्ट होना यार अरेस्ट करें, उन पे एफआईआर दें, अंदर करें, उनको इबरत का निशान बनाएं। डू यू थिंक ये करेंगे? नहीं, पता नहीं यार, करेंगे नहीं करेंगे। काजी साहब ये यहाँ पे तो मुंह पे दर्दनाक गोलियां लगने वाकया वाला, है। मुंह पे गोलियां लगने। अगर ये लाहौर शहर की बात एक कर शॉट रहे और हैं सुने, एक शॉट और सुने जी। और क्या फरमाते हैं बताएं वजीर मौसूफ? प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स को फायर कर रहे हैं। उन टीचर्स के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों के अंदर कहते हैं कि जब तक आप टीचर थे तब तक हम आपके बच्चों की फीस जो है वो जो डिस्काउंट देते हैं, टीचर पढ़ा रहा हो और उनके बच्चे को जो डिस्काउंट मिलता है तब तक है। अब हमने आपको नौकरी से फायर कर दिया है कोरोना की वजह से, अब आप अपने बच्चे की फीस पूरी दें। शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए प्राइवेट स्कूल। अच्छा काजी साहब मुझे 1 मिनट दे हमें दें। आनी चाहिए जो रेगुलेट कर रहे हैं। नहीं एक इमाम, मैं आपको दयानतदारी से कहता हूं, एक एक लफ्ज मुराद रास ने ठीक कहा, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम आज साबक चीज जैसे साकब निसार होते तो 3 दिन में ये सारे स्कूल सील होते। 100 वोटों ना लेते तो मेरी गर्दन काट भट्टी देते। साहब मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है और कि यार एक- ये किसी की बेटी है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये और है। डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता है, ये एक सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और एक एलीट क्लास के बच्चे पढ़े हैं, और सुना ये जा रहा है बस एलीट के प्राइवेट स्कूलों में मुंशियात का भी मुबैना तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक 30 सेकंड रह गए, सवाल पता नहीं सवाल ही रह जाएगा। सवाल ये है कि एक वाकया सामने आया और उन्होंने कई वाकयात का जिक्र कर दिया, इससे पहले कब एक्शन लिया इन्होंने? नहीं ये बाकी बची हैं, माँ बाप कहाँ भेजे? स्कूलों में ना भेजे। काजी साहब खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ करो। खत्म हुआ, कुछ तो कर जाएं और कम से कम इन्हें इबरत कर बना दें ताकि हम तसल्ली से सोच सकें कि हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए रूहानी तौर पर अपाहज नहीं हो रहे। थैंक यू अगर आप ये कर जाएंगे तो। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।